बच्चों, आप सभी का एमआर बेस्ट एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम अपने गणित विषय को आगे बढ़ाते हुए आज लेकर हम आए हैं प्रश्नावली 1.2, यानी प्रश्नावली 1.1 हमारा समाप्त हो गया। आज हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 शुरू करने से पहले एक छोटा सा परिभाषा है, उसको हम लोग देख लेते हैं। वो क्या है? जैसे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। इस चैप्टर में इसी के आधार पर हम अन्य सवालों को हल करेंगे, ठीक है ना। तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहता है? तो अंक गणित का आधारभूत प्रमेय कुछ कहता नहीं है, बस यही कहता है कि एक भाज्य संख्या ले लीजिए, तो भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये 6 आपका क्या है? भाज्य संख्या है। जब हम इसका गुणनखंड निकालेंगे तो वो अभाज्य संख्या आएगा। कहने का मतलब यही है। जैसे 6 को लिख सकते हैं 2 3 6, तो ये 2 भी हमारा अभाज्य संख्या है और 3 भी हमारा क्या है? अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। चलिए, तो ये 6 को हम लिख सकते हैं, यानी भाज्य संख्या को हम लिख सकते हैं अभाज्य गुणनफल के रूप में। कोई भी आप भाज्य संख्या लीजिए, जैसे हम 12 ले लेते हैं, तो 2 दूना का 4 और 4 3 12, ठीक है। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। कोई भी आप भाज्य संख्या लेकर देखिए, आप उसको एक अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, ठीक है। आगे चलते हैं। ये इसका यहाँ परिभाषा लिखा गया है, आप चाहें तो इसको नोट इसको कर सकते हैं। चलिए, पहला सवाल हमारा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये उतना भारी चीज़ नहीं है, आप पहले से ही आप इसको पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी इसको हम देखते हैं। 140 है, आप इसको बनाइए। क्या अभाज्य गुणनखंड, यानी देखना है सबसे छोटे से छोटे अभाज्य संख्या पर, अभाज्य संख्या से पहले इसको कटाना है। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होगा? 2। तो 2 सते 14 कटेगा तभी, अभी ना कि 2 से कटे ही नहीं या 2 से कटाना शुरू कर दें, इस बात को ध्यान में रखना है। फिर 2 से कट सकता है, 35 दूना का 70। फिर 2 से नहीं कटेगा ना, अब कैसे कटेगा? अब हम कटाएंगे 5 से, 5 सते 35, 7 एकम 7। तो देखिए ये हमारा भाज्य संख्या है, और जब हम इसका गुणनखंड निकाले तो सब क्या आ गया? अभाज्य संख्या आ गया। तो यही है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए क्या हम करें, अब इसको लिख सकते हैं, इसलिए 140 बराबर, तो 140 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? क्या क्या आया है? तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो 2 कब बार आया है? 2 बार आया है ना, तो 2 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। तो यही हमारा हो गया अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक इसी तरह से आप इसका कर लेंगे, इसका भी हो जाएगा। इसका एक देख लेते हैं, एक बार चौथा देख लीजिए। 5005, आप इसका निकालिएगा तो क्या आएगा? आप इसका निकालेंगे तो कैसे कटाएंगे? ये तो 2 से कटेगा नहीं, ये कटाइए 5 से। 5 एकम 5 0 0, और फिर हो गया 5 एकम 5, ठीक है। अब कैसे कटेगा, इस पर आपको ध्यान देना है। तब तो 5 के बाद अभाज्य संख्या देखिए 7 होता है, 7 से कट जाएगा। 7 एकम 7, 3 बचा, 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 बचा, 21 हो गया, 7 का 21। अब देखिए 7 से नहीं कटेगा, तब 7 के बाद अभाज्य संख्या 9 नहीं होता है, 11 होता है। तो 11 से कटाइए, ये 11 एकम 11, 3 बचा, 11 3 33, और ये 13 एकम 13। तो यानी हम क्या लिख सकते हैं? 5005 को हम अभाज्य गुणनफल के रूप में इसको 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, तो ये हमारा हो गया। इसी रूप में ये सबको लिखना है, ठीक है। अब हम उम्मीद करते हैं कि ये बाकी ये 2-3 आपसे बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है
कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, HCF ज्ञात करना है और LCM ज्ञात करना है, तथा इसकी जांच भी कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM, यानी मौसह गुणे लौसह के बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। पहले हमको क्या करना है, HCF और LCM निकालना है, फिर LCM और ACF निकालने के बाद इसका जांच भी करना है। जांच क्या करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मौसह गुणे लौसह के। ठीक है ना। चलिए, ACF और LCM के विषय में हम बात कर चुके हैं पहले। HCF का मतलब क्या होता है, मौसह। क्या होता है, मौसह, महत्तम समापवर्तक। और LCM का मतलब क्या होता है, लौसह। लौसह का मतलब लघुत्तम समापवर्त्य। इसमें पवर्तक होता है और इसमें पवर्त्य होता है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। इसी को हम लोग ACF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल के नाम से जानते हैं। चलिए हम इसको बनाते हैं। पहला हमारा है 26 और 91 का, तो हमको पहले HCF और LCM निकालना है। तो विभाजन विधि से नहीं निकालेंगे हम लोग, किस विधि से निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे, क्योंकि ये हमारा पूरा चैप्टर ही है अभाज्य गुणनखंड। जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, उसी पर इसको बनाएंगे। तो चलिए, तो 26 का अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले निकालिए। आप निकाल सकते हैं 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 13 दूना का 26 और 13 एकम 13, यही ना होगा। 91 का आप इसी तरह निकाल सकते हैं, 13 साते 91, 13 साते 91, यानी 7 से कटेगा 13 बार में, नहीं, और 13 एकम 13। तो हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं पहला का, चूंकि 26 का अभाज्य गुणनखंड, 26 का अभाज्य गुणनखंड, तो 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ये यहाँ से हल हो रहा है। ठीक है ना। 26 का अभाज्य गुणनखंड हम लिखेंगे 2 गुणे 13, 2 गुणे क्या लिखेंगे, 13। ठीक है। फिर किसका, 91 का अभाज्य गुणनखंड, 91 का अभाज्य गुणनखंड जब हम निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 7 गुणे 13, यानी 13 साते 91। LCM कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ACF निकालिए, इसलिए 26 और 91 का HCF। ACF कैसे निकाला जाता है, देखिए दोनों में कौन शामिल, इसको मिटा देते हैं। दोनों में क्या शामिल है, देखिए दो दोनों में शामिल नहीं है तो 2 नहीं लेंगे। 13 देखिए ये दोनों में शामिल है ना, तो जो दोनों में शामिल है उसको लिख देंगे। तो यही हमारा हो गया क्या, HCF। अब देखिए LCM निकालना है, तब लिखेंगे इसलिए 26 और 91 का LCM। तो LCM कैसे निकालेंगे हम लोग, जो दोनों में शामिल रहेगा उसको भी लिखेंगे और जो शामिल नहीं रहेगा उसको भी लिखेंगे। ठीक है ना। तो ये दोनों में 13 शामिल है तो लिखेबे करेगा, फिर 2 भी लिखेंगे, फिर 7 भी लिखेंगे। इसको गुणा कर दीजिए, कितना होगा, 13 दूना का 26, 26 साते 182, कितना हो गया हमारा, यानी LCM हमारा आ गया 13 और HCF हमारा आया 13 और LCM हमारा आ गया 182। ये गुणा कर कर देख लीजिएगा। ठीक है ना। इसमें थोड़ा मिस्टेक होगा तो आप लोग सचेत रहिएगा, यानी हमारे माध्यम से नहीं, गुणा करके अब देखिएगा कितना आ रहा है उसको लिखिएगा। चलिए, तो हमारा LCM और ACF निकल गया। जांच भी करना है। जांच क्या करना है हमको, जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM के। तो लिखेंगे जांच दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल
तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो गो संख्या कौन कौन है, यानी कौन कौन संख्या का हम एलसीएम और एसीएफ निकाले हैं। तो वो दो गो संख्या हमारा है 26 और 91, 26 और 91। तो इसका गुणनफल निकालिए, तो 26 और 91, तो 26 और 91 में जब आप गुणा कीजिएगा तो क्या आएगा, 2366 आएगा। कितना आएगा, 2366। अब कह रहा है HCF गुणे एलसीएम, तो लिख देंगे अब HCF गुणे एलसीएम। तो देखिए HCF कितना आया है आपका, 13 आया है। एलसीएम कितना आया है, 182 आया है। गुणा कीजिए, 13 दूना का क्या होता है, 26। इसका गुणा करेंगे तो हमारा 2366 आ जाएगा। तो देखिए, तो ये गुणा किए तो हमारा 2366, और इसका भी गुणा किए तो हमारा 2300 क्या आ गया, 66। तो बताइए, तो ये सही तो कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे एलसीएम के। तो यहाँ लिख देंगे, अतः दिखाई दे रहा है ना, हो ओ नहीं दिखाई देगा, देखिए लिख देंगे, अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे एलसीएम। प्रूफ, यानी जांच हो गया हमारा, जांच करना था ना, तो इस नियम का पालन कर रहा है तो समझिए कि हमारा सवाल सही भी है। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 भी बना सकते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो और एक बार देखिए, इसका मिटा देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा का दूसरा, तो दूसरा का दूसरा क्या है, कह रहा है 510 और 92, यानी 510 और 92 का चलते हैं तो 510 का भाज्य गुणनखंड हमको निकालना है। तो दूसरा हम बना रहे हैं 510 और 92, तो 510 का आप निकाल लीजिए, ज़्यादा दिक्कत है तो इस तरह से करके निकालिए। 2 से 2 दूनी का 4, 1 बचा, 2 पचे 10, और 1 बचा, फिर 2 पचे 10, 3 सब कटाइए, 3 8 24, 1 बचा 15 हो गया, 3 पचे 15। ठीक है ना, अब 3 से नहीं जाएगा, तो अब 3 से नहीं जाएगा तो 5 से लेकर जाइए, 5 एकम 5, 1 बचा, 3 बचा, 35 हो गया, 5 सते 35, और 17 एकम 17, यानी लिखेंगे चूंकि 510 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, तो 510 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है ना। अब चलिए, अब इसी तरह से आप 92 है ना, तो इसी तरह 92 का निकाल लीजिए। 26 2 चौका 8 और 2 छक्का 12, यानी 46 दूना का 92, फिर 2 से 2 2 का 4 और 2 3 6, अब नहीं जाएगा, अब 23 एकम 23, यानी 2 गुणे 2 गुणे 23, यही ना होगा हो। तब लिखेंगे इसलिए 92 का अभाज्य गुणनखंड, तो 92 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 92 का अभाज्य गुणनखंड हमारा होगा 2 गुणे क्या 23। ठीक है ना। चलिए अब निकालिए, तो अब निकालिए, इसलिए 510 और 92 का HCF, तो ACF जो दोनों में शामिल होगा वही ना होगा हो। तो दोनों में शामिल क्या है, देखिए तो दोनों में शामिल क्या है, दोनों में 2 शामिल है, और कुछ शामिल है, अब कुछ नहीं शामिल है। तो यानी ACF हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ACF हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब चलिए हम LCM निकालते हैं। तो LCM कैसे निकालेंगे, अब लिखेंगे अब 510 और 92 का LCM। तो LCM का नियम क्या है, जो ACF है उसको भी लिखेंगे। अगर ये नहीं याद रखते हैं तो हर अंक का हाईएस्ट चीज लिखा जाएगा, जो सबसे अधिक बार होगा। जैसे 2 देखिए, 2 इसमें 1 बार है, इसमें 2 बार है, तो 2 को हमको लिखना पड़ेगा 2, क्योंकि 2 बार है ना, तो
इस तरह से नहीं तो ये 2 हाली लिख दीजिए। ठीक है, तो 2 हाईएस्ट कितना है, इसमें 1 बार है और इसमें 2 बार है, तो 2 बार वाला हाईएस्ट है, तो दोनों 2 लिख दीजिए। ठीक है, अब 3 देखिए, 3 हाईएस्ट क्या है, यही ना है, तो यहाँ 3 लिख दीजिए। 5 देखिए, 5 लिखना पड़ेगा, 17 भी लिखना पड़ेगा और 23 भी लिखना पड़ेगा, और ये 2 तो लिखा ही गया है हाईएस्ट। अब इसका आप गुणा कर दीजिए। आप इसका गुणा करेंगे, जो आपका आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। इसका गुणा कीजिएगा तो गुणा करने पर आपका आएगा 23,460, 23,460। ठीक है ना, आप गुणा करके देखिएगा, ये आपका आएगा। तो बताइए, तो ये हमारा हो गया एलसीएम और एसीएफ। अब जांच कर देना है। जांच कैसे करना है, जांच बराबर, तो जांच क्या होता है, तो सबसे पहले कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल और एसीएफ गुणे एलसीएम। तो पहले लिखिए 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल। तो 2 संख्या का गुणनफल क्या है, कौन सी 2 संख्या है, तब 510 है और क्या है 92 है। तब 510 और 92 में आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा 46,920, 46,900 कितना आएगा 20 आएगा। अब आप निकालिए एसीएफ और एलसीएम। अब लिखेंगे अब एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो एचसीएफ गुणे एलसीएम निकालेंगे तो एसीएफ हमारा कितना आया है 2, एलसीएम कितना आया है 23,460 है। गुणा कीजिए तो गुणा करेंगे तो 0 6 दूना का 12, 4 दूना का 8 1 9 और 23 दूना 46। देखिए ई डाटा हाई डाटा दोनों बराबर है कि नहीं है ना बराबर। तो इसका मतलब हमारा इस पर लिख सकते हैं, अतः 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है ना। अब इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 आप कर लीजिएगा। ठीक है ना, जल्दी नोट कीजिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन, देखिए तीसरा एकदम क्वेश्चन नंबर दूसरे है, लेकिन इसमें 1 अंक बढ़ा दिया है। जैसे उसमें 2 अंक का हम एलसीएम और एसीएफ निकालते थे, इसमें 3 का निकालना है। तो क्या फर्क पड़ता है, जब 2 का निकालना हम सीख गए हैं तो 3 दे या 4 दे निकाल सकते हैं आसानी से। काम वही करना है। क्या करना है, देखिए सबसे पहले 12 का आप अभाज्य गुणनखंड लिखिए। अब तो आप सीखिए गए होंगे अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जा रहा है। तो लिख सकते हैं हम 12 का अभाज्य गुणनखंड। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या लिखेंगे, 2 दूना का 4 अचरती यानी 12 हो जाएगा ना हो। 15 का लिखिए, 15 का अभाज्य गुणनखंड। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो क्या होगा 3 गुणे 5 होगा ना। फिर 21 का अभाज्य गुणनखंड, तो क्या होगा 21 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 7, ये ना होता है। अब निकालिए एलसीएम और एसीएफ। लिखेंगे इसलिए 12, 15 और 21 का एचसीएफ। तो एसीएफ कौन होता है, जो सब में शामिल होता है। तो देखिए सब में शामिल क्या है 3 है, 3 है ना हो, ये 3 इसी में है 3 है, तो ये 3 हमारा आंसर हो गया एसीएफ। अब लिखेंगे इसलिए 12, 15 और 21 का एलसीएम। तो एलसीएम का निकालिए, कैसे निकालेंगे एलसीएम, तो सब हाईएस्ट वाला तो 2 बार है ना, तो लिख दीजिए। 3 हाईएस्ट कितना है, यानी सब में एक हाली है तो 1 हाली लिखिए, 5 लिखिए, 7 लिखिए। गुणा कीजिए, 2 दूना का 4 चरती यानी 12, 12 5 60 और 6 7 42 यानी 420। ठीक है, तो यह हमारा हो गया एलसीएम और एसीएफ। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरा है तो ये मत सोचिएगा 17 है तो 17 का क्या लिख दीजिएगा, कटेगा नहीं तो 1 गुणे 17 लिख सकते हैं। 23 है तो 1 गुणे 23 लिख सकते हैं। 29 है तो 1 गुणे 29 लिख सकते हैं। तो एसीएफ क्या हो जाएगा, एसीएफ यानी तीनों में एक कुछ ना तो एक रहता है तो 1 आंसर हो जाएगा। एलसीएम निकालना है इसका, तो एलसीएम क्या होगा 1 गुणे 17 गुणे 23 गुणे 29, यानी गुणा करेंगे तो 11 33 8,
ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना हो। 11 33 से 9 है, 9 9 30 27 7 49 9 होगा, 11 33 9। ठीक है ना, गुणा करके आप लोग देख लीजिएगा। तो बताइए तो इसी तरह से आप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं ना। चलिए जल्दी इसको उतारिए। चलिए 4 नंबर देखिए। 4 नंबर कह रहा है HCF दिया है, यानी 306 और 657 का ACF 9 है। ठीक है ना, तो LCM निकालना है 306 और 657। कहने का मतलब ये दो गो संख्या है, इसको ये थोड़ा आपको भ्रमित करने के लिए ऐसा पूछ रहा है। असली इसको लिखना चाहिए कि दो संख्याएं 306 और 657 का HCF 9 है, तो इन दोनों संख्याओं का LCM क्या होगा, ऐसे पूछना चाहिए। तो वही चीज़ यह है, शॉर्टकट में लिख दिया है। अब आप पढ़ेंगे ना, दो संख्याओं का HCF 9 है, तो दो संख्याओं का LCM क्या होगा। ठीक है, तो हल करते हैं। लिखेंगे चूंकि दो संख्याओं का, तो दो संख्या कौन कौन है, 306 और 657। दो संख्याओं का HCF कितना दिया है, 9। तो लिखेंगे इसलिए दो संख्याओं का, दो संख्याओं, तो दो संख्या समझ गए ना, 306 और 657। तो दो संख्याओं का LCM बराबर, तो क्या होता है LCM, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल आबाटा में क्या होगा, दो संख्याओं का HCF। तो HCF लिख दीजिएगा। तो HCF किसका लिखना है, 306, या डायरेक्ट लिखिए ना, दो संख्याओं का HCF। दो संख्याओं का HCF बैठा दीजिए। दो संख्या का गुणनफल क्या है, तो दो गो संख्या है 306 एगो 657। इसका क्या आया है HCF दिया है 9 दिया है, कटा दीजिए 9 से। 9 7 63, 2 29 27, यानी 306 और 73 का आप गुणा कर लीजिएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी इसका आंसर आएगा 22 33 8। ये कोई नया चीज़ नहीं है। अभी ना इसके पहले वाले क्वेश्चन में जांच किए थे आप लोग कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो वही चीज़ ये है, दो संख्या का गुणनफल, तो दो संख्या का गुणनफल कर दिए हैं। आए आपको LCM निकालना है, तो ACF कहाँ आ जाएगा, बटा में आ जाएगा। तो ये ACF को बटा में कर दिए हैं, दोनों को गुणा करके कर से भाग कर दिए हैं। दोनों में से कौन दिया रहेगा, तो गुणा करके उसे भाग कर दीजिएगा। ठीक है ना। चलिए जल्दी नोट कीजिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसको हम हल करते हैं। थोड़ा अपने से समझिए कि कोई भी संख्या जिसका पावर n हो और वो 0 पर समाप्त हो, यानी कोनो अंक है वो अंक 0 पर समाप्त हो रहा है कोनो संख्या, तो एकदम फिक्स है कि वो किस चीज़ से कटेगा, 5 से कटेगा। यानी ओकरा अभाज्य गुणनखंड में 2 के अलावा क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। 2 5 10, लास्ट में 0 है तो 5 जरूर होगा। यदि 5 आ जाएगा अभाज्य गुणनखंड में, तब तो समझिए कि 0 पर समाप्त हो सकती है, और नहीं आएगा तो समझिए कि 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो बताइए, तो अपने से थोड़ा सोचिए। 6 का करेंगे तो 2 3 6, क्या 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हम बोलेंगे नहीं। ये 2 नंबर का प्रश्न है, या कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा तो हम लिखेंगे नहीं। 4 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, नहीं, क्योंकि एकरा अभाज्य गुणनखंड में 5 होना चाहिए। इसका चलेंगे तो 2 दूना का 4, यानी ये, यानी 2 के पावर n, 2 के पावर n 5 है, नहीं है, ये भी समाप्त नहीं होगा 0 पर। ये 6 है तो 2 गुणे 3, इसको हम खूब लिखेंगे तो 2 के पावर n इंटू 3 के पावर n, क्या 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो हम बोलेंगे
कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है तो नहीं हो सकती है। तो आप लिख सकते हैं, कुछ करना नहीं था, हो गया ये आपका सवाल, लेकिन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। चूंकि किसी प्रश्न के सहायता से किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n, दिख रहा है ना, प्रश्न के सहायता से लिख रहे हैं, 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है, होती तो इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में 5 मौजूद होता, 5 मौजूद होती तो इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में 5 मौजूद होता, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि तो दिखा दीजिए, क्योंकि 6 के पावर n बराबर 2 गुणे 3 लिख सकते हैं हम लोग। तो क्या कर देंगे, यहाँ खूब से खूब करेंगे हम इसको, तो 2 के पावर n इंटू 3 के पावर n, ये ना लिख सकते हैं हम लोग। तो क्या यहाँ कुछ आ रहा है? 5 नहीं आ रहा है, लिख देंगे अतः इसमें 5 मौजूद नहीं है, 5 मौजूद नहीं है, ठीक है ना, 5 मौजूद नहीं है, इसलिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, ठीक है। इसी तरह उदाहरण में एक सवाल दिया है, क्या 4 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है? तो इसका भी जवाब होगा नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? तो प्रश्न से तो ये साफ जाहिर हो जा रहा है कि भाज्य संख्या है, क्यों है ये आपको बताना है। तो चलते हैं, हल करते हैं इसको हम लोग। चूंकि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 लिखा गया ना हो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसमें से देखिए 13 कॉमन ले सकते हैं ना, 13 कॉमन ले सकते हैं। देखिए प्लस के इधर भी 13 है, प्लस के उधर भी 13 है, तो 13 कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, इधर बचेगा 7 गुणे 11 और यहाँ 13 कॉमन लिए तो क्या ना बचा है, और प्लस इधर भी क्या बच गया, 1 बच गया। इसका हल कीजिए तो 13, ये 11वां 7 क्या होता है 77 और प्लस 1, 13 गुणे 77 78। तो ये भाज्य संख्या नहीं है। क्यों भाज्य संख्या है? क्योंकि भाज्य संख्याओं को हम अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो एक के अलावा ही जो 2 गो चीज दिखाई दे रहा है ना, तो एक के अलावा 2 गो ऐसा चीज दिखाई देगा तो समझिए कि भाज्य संख्या है। क्योंकि भाज्य संख्या के गुणनखंडों की संख्या 1 होता है। जैसे भाज्य क्या है, 4 है, तो 4 कौना से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। तो जौवन 3 गो संख्या से कट जाएगा वो क्या होगा, भाज्य हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ 2 गो ऑलरेडी मौजूद है, 2 गो ऑलरेडी मौजूद है और 1 एगो है, ये है। तो ये भाज्य संख्या है कि नहीं है? तो हम यहाँ लिख सकते हैं यह भाज्य संख्या है, क्योंकि 1 के अलावा लिख सकते हैं कि यह भाज्य संख्या है, क्योंकि भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या है क्योंकि 1 के अलावा 2 अन्य गुणनखंड मौजूद हैं, 2 अन्य गुणनखंड मौजूद हैं, 2 अलावा 2 अन्य गुणनखंड क्या है, मौजूद हैं। समझ रहे हो ना जी? बस इसी तरह यही काम इसमें कर देना है। क्या कुछ भारी लग रहा है? इसमें भी आप चलेंगे तो क्या देख रहे हैं, में 5 कॉमन है, तो हमें 5 कॉमन निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 7 बचा, 6 बचा, 5 की जगह पर 1 लिख सकते हैं, 4 बचा, 3 बचा और 2 बचा
1 प्लस क्या बच गया यहाँ 1। तो गुणा करेंगे आप, इन सब का गुणा करेंगे तो हमको लग रहा है कि 2 3 6 चौके 24 24, इसका गुणा करेंगे तो 1008 आएगा। अब प्लस क्या हो गया 1, तो 1008 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 5 गुणे 1009। फिर यही कंडीशन आ गया कि नहीं आ गया, जब है भाज्य संख्या तो यह भाज्य संख्या लिख दीजिएगा, यह भाज्य संख्या है क्योंकि 1 के अलावा 2 अन्य गुणनखंड मौजूद हैं। ठीक है ना। चलिए, तो ये 6 नंबर भी हमारा समाप्त होता है। एक सवाल और बच रहा है, उसको भी कर लीजिए। 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए 7 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। खेल का एक मैदान है, ये मान लीजिए एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट का समय लेती है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट समय लगता है। यानी सोनिया नाम की एक लड़की है, ये कौ मिनट समय लेती है, तो 18 मिनट का समय लेती है। कौ मिनट का समय लेती है, 18 मिनट। रवि नाम का जो लड़का है वो कितना मिनट समय लेता है, वो 12 मिनट का समय लेता है। ठीक है ना। तो बताइए कि ये दोनों प्रारंभिक स्थान पर साथ में कब मिलेंगे। देखिए ये वृत्ताकार पथ है, ये मान लीजिए सोनिया यहाँ से चलना शुरू की, तो इसको इसका एक चक्कर लगाने में यानी इस बिंदु पर आने में 18 मिनट का समय लग रहा है, जबकि रवि 12 मिनट पर पहुंच रहा है। तो ये दोनों कौन सा ऐसा समय होगा जिस पर ये सोनिया और रवि ये दोनों एक बिंदु पर मिले। तो ऐसे सवाल को हम लोग बनाने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम निकाल देते हैं। ठीक है ना। आप इसका एलसीएम निकाल दीजिए, यानी 18 और 12 का एलसीएम निकालने पर, तो 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो 18 का क्या लिख सकते हैं, 2 3 6 6 18 लिख सकते हैं ना 18 को। 12 को क्या लिख सकते हैं आप लोग, 2 दूना का 4 4 3 12। तो एलसीएम में आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, हाईएस्ट लिखना पड़ता है। तो 2 का हाईएस्ट कितना है, इसमें 1 बार है, इसमें 2 बार है, तो 2 बार लिख दीजिए। ठीक है ना। 3 का हाईएस्ट कितना है, इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, तो कौ बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। तो 2 दूनी का 4 और 4 3 12 और बढ़ती 36, यानी 36 मिनट पर ये सोनिया और रवि दोनों एक बिंदु पर मिल जाएंगे। ठीक है। इस तरह का सवाल बराबर 1 नंबर का पूछता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको घुमा घुमा कर पूछता है, कभी पूछ देता है कि स्कूल में 3 घंटियाँ, एक 5 मिनट के अंतराल पर, एक 8 मिनट के अंतराल पर और एक 10 मिनट के अंतराल पर बजती है, तो ये तीनों घंटियाँ कब एक साथ बजेगी। तो इस तरह के सवाल को हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल देते हैं। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्नावली 1.2 आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है। मैं थोड़ा चैनल पर नया हूँ, ठीक है ना, थोड़ा कभी अशब्द मुंह से निकल जाता होगा, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। ठीक है। धीरे धीरे सीख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।